अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 12 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हमें क्या क्या समझना है। सबसे पहले तो मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, टाइप्स भी इसके बारे में हमें पढ़नी है। ठीक है, इससे पहले हम वापस आएंगे अपने यहाँ वाले पॉइंट पे। यहाँ पे हम एक और बार समझेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसके बाद हम इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। The cooperative society is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. Welfare of the members के लिए mainly साथ में आते हैं, और ये voluntary association है। voluntary का मतलब क्या? ये मन मर्जी की association है। आप चाहे तो आ सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं आ सकते। They are driven by the need to protect their economic interests in the face of the possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profits। मतलब ये है कि अपने ज्यादा प्रॉफिट्स को कमाने के लिए ये क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, मिडलमैन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं वहां से, और अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेव करके प्रॉफिट ज्यादा कमा लेते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि इनको रजिस्टर करवाना कंपल्सरी रिक्वायर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। बट आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनको कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए? अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। The process of setting up a cooperative society is simple enough, and at the most what is required is the consent of at least 10 adult persons to form a society. The capital of society is raised from its member through issue of shares. ये वाला पॉइंट मैंने बोला कि आपको वेट करना है, ये वाला मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होने के बाद अब आएंगे हम डायरेक्टली मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला, equality in voting status. The principle of one man one vote governs the cooperative society irrespective of capital invested by them. एग्जाम्पल से समझो, 10 लोग हैं, 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स हैं किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। एक ने कैपिटल, जैसे ये 1 2 3 4, चलो 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, 14 ये 4 है। एक ने कैपिटल लगाई है 1 करोड़, एक ने लगाई है 10 लाख, एक ने लगाई है 10,000 10,000, और एक ने लगाई है 10 रुपीज 10 रुपीज। ठीक है, अब इस वाले केस में ये नहीं होगा जिसने 1 करोड़ लगाई है उसका वोट ज्यादा गिना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 4 लोग हैं, किसने कितना भी कैपिटल लगाओ, इररिस्पेक्टिव 4 वोट ही काउंट होंगे। ठीक है, मान लो जिसने 1 करोड़ लगाए, उसने बोला कि हमें आगे एक्सपेंड करना चाहिए। 2 3 और 4 इन 3 लोगों ने पैसे कम लगाए और इन्होंने बोला एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, फिर भी किन की बात मानी जाएगी? 2 3 और 4 की। एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि वोट इसके फेवर में आया है। ऐसा इसमें कैपिटल का कोई नहीं होता। 1 वोट 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट वाला पॉलिसी यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट पे आओ, लिमिटेड लाइबिलिटी। पॉइंट समझाने वाला बचा ही नहीं है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी है तो पर्सनल एसेट नहीं बिकेंगे, बाकी सारी चीजें होगी। ठीक है, स्टेबल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस आपकी स्टेबल रहती है, डेथ हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म, ये नहीं होता। बैंकरप्सी हो गई, इंसॉल्वेंट हो गए, सोल प्रोप्राइटर खत्म, एचयूएफ और पार्टनरशिप के ऊपर भी बात आ जाती है, बट यहाँ पे कुछ नहीं होता। इंसेनिटी हो गई, पागल हो गया कोई इंसान, तो भी कुछ नहीं होता। ऑफ द मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये सारी चीजें होने के बाद भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कॉन्टिन्यूटी पे कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। आगे मेरिट्स में आता है इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनरी सर्विसेज टू द सोसाइटी एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है, मेंबर्स जनरली क्या करते हैं? ऑनरी सर्विसेज देते हैं अपनी, ठीक है, टू द सोसाइटी एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। सबसे इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। समझो ये क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन क्या होता है? ये फैक्ट्री है, या फैक्ट्री छोड़ो, मैं अमूल का एग्जांपल ही देता हूं। फार्मर्स हैं, उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है मिल्क। ठीक है, उनके पास होता है मिल्क। वो क्या करते हैं? इस मिल्क को आगे देते हैं कंपनीज को, आगे वो देना चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। ठीक है, पहले क्या होता था? मिडलमैन होते थे। पहले वो मिल्क फार्मर मिल्क लेके ज्यादा दूर नहीं जा सकता, तो वो जाके देता था अपनी वहां पे कोई मिडलमैन को, जैसे मिडलमैन 1 इसको देता था मिल्क, इसको मिडलमैन इसको देता था मिल्क के 1 लीटर के लेट सपोज 10 रुपीज।
10 रुपए देता था। आगे मिडलमैन इसको और महंगा बेचता था, मिडलमैन 2 को, वो उसको बेचता था और 20 रुपए का। अब मिडलमैन आगे रिटेलर को या कंपनी को बेचता है 30 रुपए का, और कंपनी एंड में आपको वही दूध देती है, वही मिल्क देती है आपको 40 रुपीज का। अब डिफरेंस देखो, फार्मर को उसके मिल्क है किसका एक्चुअल में, फार्मर के पास है, उसने वो चीज को एक्वायर किया है, बट उसको उसके सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं, बट मेरी जेब से एज अ कस्टमर, मेरी जेब से मेरे पूरे 40 रुपए जा रहे हैं। तो ये है बीच के लोग, ये मिडलमैन। इनको एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया क्या, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें क्या होगा, सीधा कंपनी आएगी, मिडलमैन से ना लेके सीधा वो लेगी फार्मर से सीधा लेगी और हमें प्रोवाइड करा देगी। इसमें क्या होता है, देखो मुझे तो 40 रुपीज का मिल्क अभी भी मिल रहा है, बट फार्मर को 10 की जगह 30 रुपीज मिल जाते हैं। आगे समझ में कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती है। इसका मेन फोकस क्या होता है, मिडलमैन को एलिमिनेट कर देना, मतलब मिडलमैन को हटा देना। तो कैसे हटाती है, मैंने आपको ये समझा दिया कि मिडलमैन को हटाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा जो वो मिडलमैन को जाता था, वो ये फार्मर्स को दे देते हैं, और हमें तो उसी रेट पे मिल्क मिलता है जिस पे पहले भी मिलता था। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी आप खुद देख लो, इतना अच्छा काम कर रही है, अगर ये फार्मर को इतनी अच्छी सर्विसेज दे रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट तो करेगी ही करेगी। ठीक है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम्प्लीफाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड हेंस फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट से इसको फायदा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे टैक्सेस बहुत कम लगाए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब आपको समझ में आता है, तो ये बोलो बेनिफिट, इनको बेनिफिट दिए जाते हैं। इनको अगर लोन लेना भी होता है तो उसपे जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट बहुत कम करके इनको लोन देती है। क्यों, क्योंकि एक तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। खुद सोचो ना, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करने के लिए क्या करेगी, टैक्सेस इससे कम लेगी, इनको सब्सिडी वगैरह पैसे प्रोवाइड करेगी, और लो इंटरेस्ट रेट होंगे किस पे, लोन्स के ऊपर। ये सारे थे मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आओ जरा लिमिटेशन के ऊपर। लिमिटेशन भी कुछ होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज, इनका भी वही पंगा है। क्या, रिसोर्सेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स विद लिमिटेड मींस, मतलब जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सिर्फ वही क्या करते हैं, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये और बाहर से नहीं लेते। दूसरा, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। क्या, cooperative societies are unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay them high salaries। अमूल का एग्जांपल हटा दे क्योंकि आज वो तो चलो फिर भी दे सकती है, लेकिन बाकी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इतना पैसा, इतना बजट नहीं होता कि वो अच्छे अच्छे लोगों को, मतलब जो उसमें एक्सपर्ट है उनको पे कर सके अच्छा खासा अमाउंट और हाई सैलरी पे कर सके। लास्ट कह रहा हूं, अगला है लैक ऑफ सीक्रेसी। इसमें सीक्रेसी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों, जैसे सोल प्रोप्राइटर में था, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी, आपकी वो चीज पार्टनरशिप में भी होती थी, बट वो चीज यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे लैक ऑफ सीक्रेसी हमेशा रहेगी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और जितने सारे मेंबर्स होंगे तो आपकी सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशंस इन द मीटिंग ऑफ मेंबर्स एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस एज पर द सोसाइटी एक्ट वो 7 है, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे ये चीज की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल इन पे ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है। अगर गवर्नमेंट कुछ दे रही है तो इनसे चीजें लेगी भी तो ना, चेक भी तो करेगी ना कि आप सही से काम कर भी रहे हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला काम कर भी रहे हो या एम आई कुछ भी कर रहे हो। इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस, गवर्नमेंट इनको प्रिविलेज देती है, जरूर देती है, ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स। मतलब एक चीज देखो ना, गवर्नमेंट कह रही है कि मैं आपको टैक्स आपसे कम लूंगी। गवर्नमेंट जब टैक्स कम लेने वाला है तो उस केस में गवर्नमेंट उस चेक भी तो करेगा ना कि आपसे कम टैक्स लिया जाएगा, तो आप ये चीजें फुलफिल करो तब आपसे टैक्स कम लेंगे। तो वो सब चीजें देखने के लिए गवर्नमेंट इनके ऊपर कंट्रोल ज्यादा रखती है, इनको ज्यादा घूरती है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स को चेक करवाना। ऑडिटिंग का मतलब चेक करवाना। अभी आपको इतना ही याद रखना है, आगे जाके पढ़ोगे कभी जिंदगी में तो आपको पता चलेगा ऑडिटिंग का बहुत बड़ा मीनिंग है, बट अभी के लिए चेक नाम चल जाएगा। ठीक है, और सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। और लास्ट वाला आता है लिमिटेशन के अंदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। सिंपल सी बात है, इतने सारे लोग हैं,
सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरनल क्वेरल्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स में लीड टू डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग लेने में डिफिकल्टी आपको हो सकती है। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ टाइप्स भी होते हैं, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी आज भी पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर हमारा सिर्फ क्या रह जाएगा, कंपनी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दीज आर फॉर्म्ड टू प्रोवाइड कंज्यूमर गुड्स एट रीजनेबल प्राइस टू इट्स मेंबर, ठीक है। ये क्या करता है, कंज्यूमर गुड्स को रीजनेबल प्राइस पे मेंबर को बेच देता है, इसका नाम क्या होता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे आओ, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर का क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल सस्ता लेता है एंड अदर इनपुट्स एट लो कॉस्ट एंड सप्लाई देम टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब आप एक चीज नोटिस करो, सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह से फायदा करवा रही है ना। कंज्यूमर वाली क्या कर रही है, आपके उसको लेके अच्छे मतलब सस्ते दामों पे आपको गुड्स को प्रोवाइड करा रही है कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर के लिए वो क्या कर रही है, रॉ मटेरियल और जो भी सामान चाहिए, अपना सामान, जैसे पेन बनाने के लिए प्लास्टिक वगैरह चाहिए, तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, वो लोग लेते हैं और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कराते हैं रीजनेबल रेट पे। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, these societies pool the output of the member and perform certain marketing functions for them such as transportation, labeling, packing and warehousing। मतलब ये कुछ छोटी छोटी सी फर्म्स है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वेयर हाउसिंग में खर्च कर सके, पैकेजिंग में, लेबलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको हेल्प करती है ये सारे काम करने के लिए, जिनको अगर आपको याद हो इनको क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। चैप्टर 1 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या कॉमर्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में नेक्स्ट आते हैं फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से फिर दोबारा पता चलता है, सच सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल फार्मर्स हु पूल देयर रिसोर्सेज टू रीप द बेनिफिट एसोसिएटेड विद लार्ज स्केल ऑपरेशन। These societies ensure the availability of better and advanced input at lower rates of farmer। मतलब ये सिंपल सा बोले तो अमूल का एग्जांपल इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। These society ensure the availability of funds, मतलब फंड्स कैसे मिलेंगे to its member at comparatively low interest rate on reasonable terms। मतलब ये बैंक में लेने गए लोन, इंटरेस्ट रेट उन्होंने बोला 9%, तो ये क्या करेगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हमें वही लोन, सेम लोन प्रोवाइड करेगी कम रेट में, 6% पे दिलवा देगी। ये किसका काम होता है, क्रेडिट का मतलब आपको पता है उधार, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और लास्ट पॉइंट आता है इस वाले पार्ट का जिसका नाम है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा, कुछ लोग तो यहाँ पे रहते भी होंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। अब देखते हैं ये क्या होती है। These societies are established to help people with limited income, मतलब इनके पास इनकम क्या लिमिटेड है, to construct houses at reasonable cost। समझो, इनको घर चाहिए, अच्छे खासे घर चाहिए, इनके पास इनकम तो लिमिटेड है, ठीक है, और इनको कंस्ट्रक्ट करने हाउसेस जो रीजनेबल कॉस्ट पे हो। द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्यूरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट लोअर रेट। मतलब इनको रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, घर में रहने के लिए, मतलब रहने के लिए घर चाहिए, काम करने के लिए घर नहीं चाहिए, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, lower cost पे। The aim is to solve the housing problem of the members by constructing housing and giving the option to paying in installment। आपको ये चीज पता होगी, ये घर बनाए जाते हैं, सोसाइटीज बनाई जाती है, इसके पास लिमिटेड इनकम है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एक इंसान है, उसकी इनकम है 1000 रुपीज, 1000 तो किसी की नहीं होती, 10,000 या 50,000, कितनी है 50,000, उसको घर चाहिए अपना, उसको घर चाहिए, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में वो जाएगा, वहां जाके उसकी एक इंस्टॉलमेंट वो बना देंगे कि आपको हर महीने पे करना पड़ेगा, लेट्स सपोज 15,000, आप हर महीने 15,000 पे करो, आपको रीजनेबल कॉस्ट में वो एक घर बना के दे देंगे, आप उसमें रहते रहो और इंस्टॉलमेंट 15,000 की पे करते रहो। इससे क्या होगा, आपको इतने कम रेट में, जब आपके पास इनकम ना के बराबर मतलब 50,000 थी, अगर घर लेने वैसे जाते तो कितना महंगा आता, बट आपको घर भी मिल गया, रेजिडेंशियल अपना घर भी मिल गया और वो लो कॉस्ट पे मिल गया। तो ये चीज होती है हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट नंबर 12
यहाँ पे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स, लिमिटेशंस और टाइप्स को कंप्लीट कर लिया। आगे वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 12 खत्म। अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 13।